सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है, जैसा कि आपको विदित है, तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है। तो उसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ISLM मॉडल। और इस क्लास के अंतर्गत हम IS और LM मॉडल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और इसकी एक और क्लास आएगी जिसमें हम ISLM मॉडल का जो है राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों पर प्रभाविकता को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम IS और LM मॉडल को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके ये डाउट होगा कि IS और LM इनका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, IS का अर्थ है इन्वेस्टमेंट सेविंग, यानी कि निवेश और बचत। और LM का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई, यानी कि तरलता पसंदगी ये और मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, तो ये इनका अर्थ है IS और LM। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं। और इसके अगर हम बात करें प्रतिपादन की, तो इसका जो प्रतिपादन है वो हिक्स और हैंसन के द्वारा किया गया था 1937 में, हिक्स और हैंसन के द्वारा। और अब बात करते हैं कि ये सिद्धांत जो है इस बात पर ध्यान देता है कि वस्तु बाजार संतुलन होने के साथ साथ मुद्रा बाजार में भी संतुलन होना चाहिए। ये जो सिद्धांत है इस बात पर ध्यान देता है कि अकेला वस्तु बाजार में संतुलन नहीं होना चाहिए, बल्कि वस्तु बाजार संतुलन के साथ साथ जो है मुद्रा बाजार में भी संतुलन होना चाहिए। और इन दोनों मॉडल का जो समन्वय है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, IS और LM मॉडल कहलाता है। IS का अर्थ है वस्तु बाजार संतुलन, जिसमें I बराबर होना चाहिए S के, और LM है मुद्रा बाजार संतुलन, जिसमें L बराबर होना चाहिए M के। यह ब्याज दर निर्धारण का सिद्धांत है। और इसमें क्या है कि ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां वास्तविक बचतें, वास्तविक निवेश, मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जहां पर ये चारों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वहां पर जो है ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है। जो IS वक्र का वास्तविक क्षेत्र का संतुलन कहाँ होता है, बचत बराबर निवेश। ठीक है, ये क्लासिकल मॉडल। और LM वक्र जो है ये क्या है, इसमें होता है मौद्रिक क्षेत्र का संतुलन, या इसमें क्या है, मुद्रा की मांग बराबर होती है मुद्रा की पूर्ति के। ठीक है, और अब हम बात करेंगे IS वक्र की। पहले हम IS वक्र पढ़ेंगे, उसके बाद में हम LM वक्र पढ़ेंगे। IS वक्र यानी कि वस्तु बाजार संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, IS वक्र आय तथा ब्याज की दर के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां वास्तविक निवेश बराबर हो वास्तविक बचतों के। अब ये IS वक्र हमें बताता क्या है, ये आय और ब्याज की दर के विभिन्न स्तरों को या संयोगों को बताता है जहां पर जो है वास्तविक निवेश और वास्तविक बचतें दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। और इसमें आपने ध्यान में रखना है कि ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, ब्याज की दर एवं निवेश में विपरीत संबंध पाया जाता है। और आय एवं बचतों में धनात्मक संबंध होता है। ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है और आय और बचतों में धनात्मक संबंध होता है। जैसे मान लीजिए, इसे एक हम पैनल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लिए यहाँ पर ये IS वक्र है, यहाँ पर हमने ले ली ब्याज की दर और यहाँ पर हमने ले लिया निवेश। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें विपरीत संबंध की। अगर प्रारंभ में ये 4 और ये 8, ये 2 और ये 4, जब ब्याज की दर 4% है तो निवेश कितना है, 4 है। ठीक है, और जब
ये ब्याज की दर बढ़ जाएगी, ब्याज की दर में वृद्धि होगी, तो ब्याज की दर बढ़ने पर जो निवेश है इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति धन उधार लेता है तो उसमें क्या होगा कि अगर ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो क्या है, कम उधार लेगा, और ब्याज की दर अगर कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो उधार है वो ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो इनके बीच में विपरीत संबंध होता है, लेकिन आय और बचत में धनात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो बचतों में भी वृद्धि होगी, बचत भी बढ़ेगी, इनमें धनात्मक संबंध होता है। अब यहाँ पर आपने एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो IS वक्र है उसका ढाल होता है ऋणात्मक। IS वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और ये विनियोगों व बचत के साम्यों को प्रदर्शित करता है, निवेश और बचत के साम्यों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे, यदि सरकार अपने खर्चों में वृद्धि या करों में कमी करती है। अब ये एक बार हम IS वक्र की बात करते हैं। ये IS वक्र का यहाँ पर ढाल दिया, ये IS वक्र दिया गया है, यहाँ पर ब्याज की दर ली गई है, यहाँ पर आय ली गई है, और ये हमारा जो है IS वक्र है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पहले IS वक्र के बारे में। हम इसके बात करते हैं व्युत्पत्ति की, तो हमें दो पैनल लेते हैं। एक पैनल तो हमारा ये है, और एक इसी के बराबर में एक और पैनल लिया गया है, और यहाँ से ये 45 डिग्री पर एक आय रेखा हमने खींच दी, और ये जो है AD, और ये AD1 है, ये AD1 है, ये AD2 है, यानी कि ये समग्र मांग को दर्शा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिया है IS वक्र, ठीक है, और इधर ली गई है ब्याज की दर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ, और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय ली गई है, OY अक्ष पर राष्ट्रीय आय ली गई है, यहाँ पर आपको GDP भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अब बात करें हम आगे, यहाँ पर बात करते हैं हम कि जो प्रारंभिक ब्याज की दर है वो R पर है, वो R पर है, तो जो आय है, आय कितनी है, यहाँ पर आय का स्तर जो है वो OY है, कितना है, OY है। लेकिन जैसे ही ब्याज की दर कम होती है, जैसे ही ब्याज की दर कम होती है, R1 पर आती है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आय का स्तर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्याज कम होगा। ठीक है, ब्याज अगर कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ब्याज की दर घट रही है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय है या जो निवेश है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और जो आय का स्तर है वो बढ़कर कहाँ जाता है, OY1 पर आ जाता है। पहले संतुलन E बिंदु पर होता है, ठीक है, उसके बाद में ब्याज दर के घटने पर ये जो संतुलन है ये Y1 पर आ जाता है, E1 पर आ जाता है, और जो आय का स्तर है वो OY1 पर हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे जो है अर्थव्यवस्था में जो है क्या होगा, आय, रोजगार और उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और जैसे जैसे ब्याज दर घट रही होगी तो आय बढ़ रही होगी, या निवेश जो है वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि यदि सरकार अपने खर्चों में वृद्धि या करों में कमी करती है तो IS वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, किधर शिफ्ट होगा, ये दाईं तरफ, यानी कि इस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, और करों में वृद्धि या व्यय में कमी करती है तो जो IS वक्र है, ये जो IS वक्र है ये बाईं तरफ शिफ्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा आप, अगर करों में कमी और व्यय में वृद्धि होती है तो ये जाएगा ऊपर की ओर दाईं तरफ, और अगर करों में वृद्धि या व्यय में कमी होती है तो IS वक्र आएगा नीचे बाईं ओर। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर कीन्स के अनुसार जो है वस्तु बाजार संतुलन कहाँ होना चाहिए, जहाँ पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होनी चाहिए, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होनी चाहिए। कीन्स के अनुसार वस्तु बाजार का संतुलन वहाँ होता है, और मुद्रा बाजार का संतुलन कहाँ होना चाहिए, जहाँ मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट,
ये IS वक्र में जो है परिवर्तन या शिफ्ट के कारण है, ठीक है, कि IS वक्र में जो परिवर्तन है या शिफ्ट है वो किन कारणों में होता है। ऊपर 2 कारण आपको बता दिए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने किस कारण से IS वक्र में जो परिवर्तन होता है। देखिए, तो पहला कारण है उपभोग व्यय, दूसरा निवेश व्यय, तकनीकी परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है। इस प्रकार का जो व्यय है वो इस प्रकार का जो निवेश है वो स्वायत्त निवेश कहलाता है, यानी कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है वो स्वायत्त निवेश होता है। अगर स्वायत्त निवेश में वृद्धि होती है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, सरकार के द्वारा जो किए जाने वाले व्यय है, ठीक है, वो एक प्रकार से स्वायत्त निवेश है, ठीक है। स्वायत्त निवेश में अगर वृद्धि होगी तो IS वक्र जो है वो दाईं ओर शिफ्ट होगा। किधर होगा? दाईं ओर शिफ्ट होगा। अगर स्वायत्त निवेश में कमी आएगी तो जो IS वक्र है वो बाईं ओर शिफ्ट होगा। एक बात यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि जो IS वक्र में जो शिफ्ट होता है वो निवेश में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, ब्याज दर से शिफ्ट नहीं होता है। ये आपने मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ब्याज दर से शिफ्ट नहीं होता है, ब्याज दर वही रहती है और इसमें जो परिवर्तन है वो स्वायत्त निवेश के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम LM वक्र, यानी कि मुद्रा बाजार का संतुलन। तो मुद्रा बाजार का संतुलन कहाँ होगा? जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति DM बराबर हो SM के, ठीक है। आए, अब देखिए LM वक्र क्या बताता है हमें। देखिए LM वक्र आय और मुद्रा के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहाँ मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर हो। तो LM वक्र क्या बताता है? आय और मुद्रा के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहाँ मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हो, ठीक है। तो मुद्रा की मांग जो है वो मुख्य रूप से लेन देन के उद्देश्य है तथा सट्टा उद्देश्य पर निर्भर करती है, ठीक है। सट्टा उद्देश्य यानी कि भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है। और अब बात करते हैं मुद्रा की मांग जो है वो आय पर निर्भर करती है। मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? आय पर निर्भर करती है। अब आगे हम बात करते हैं जो LM वक्र का ढाल है, ठीक है, LM वक्र का ढाल है वो धनात्मक होता है। सॉरी, ये यहाँ पर गलत लिखा गया। LM वक्र का ढाल जो है वो धनात्मक होता है। अब इन पैनलों के माध्यम से, 2 पैनल के माध्यम से हम जो है LM वक्र को समझते हैं। तो ये LM वक्र है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये इधर बात करें हम, ये मुद्रा की पूर्ति है, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है, ये मुद्रा की पूर्ति है। और OY अक्ष पर जो है ब्याज की दर ली गई है और OX अक्ष पर मुद्रा की मात्रा ली गई है, ठीक है। ये मुद्रा की पूर्ति को दर्शा रहा है और ये जो DM1 है, DM2 है, ये जो है मुद्रा की मांग को दर्शा रहे हैं। अब बात करें यहाँ पर, अगर ई बिंदु पर बात करें हम, तो यहाँ पर ब्याज दर का स्तर OR है और मुद्रा की पूर्ति जो है वो OM है, ठीक है। और यहाँ पर इसे आगे बढ़ाएं, ठीक है, यहाँ तक। इसी प्रकार E1 पर बात करें और इसे आगे बढ़ाएं यहाँ, और इसी प्रकार E2 पर बात करें तो यहाँ। अब जब इसको मिलाएंगे, इनको मिलाने से हमें LM वक्र प्राप्त होता है। यहाँ क्या है? इस बिंदु पर बात करें, यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की जो मांग है दोनों बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं LM वक्र में परिवर्तन या शिफ्ट की बात करें, ठीक है। बात करते हैं, अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो जो LM वक्र है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मुद्रा की पूर्ति यानी कि ये MS जो है, ये अगर मान लीजिए यहाँ आ जाए, ठीक है, अगर ये यहाँ आ जाएगा तो जो MS वक्र है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है
तो ये जो है ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, LM वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं IS और LM वक्र का एक साथ साम्य। अब एक साथ साम्य देखते हैं इनका। देखिए IS यानी कि वस्तु बाजार संतुलन और LM यानी कि मुद्रा बाजार संतुलन। ठीक है, इनका जो एक साथ साम्य है ये देखेंगे अब। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय का निर्धारण कहाँ होगा? राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा जहाँ पर IS और LM दोनों जो वक्र हैं दोनों क्या हो, दोनों बराबर हो। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हों वहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा। अब बात करें अपने चित्र के द्वारा, तो यहाँ पर देखिए ये ब्याज दर ली गई है, ये राष्ट्रीय आय ली गई है, यहाँ पर आपको GDP भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये LM वक्र है और ये IS वक्र है। जहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं वहाँ पर जो है क्या होगा, राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा। ठीक है, तो अब इनके चार आधारभूत तथ्यों की बात करें तो इनमें बात करते हैं अपने कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। तो इसमें निवेश मांग आती है, उपभोग आता है, मुद्रा की मांग आती है और मुद्रा की पूर्ति आती है। ये इसके आधार हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि IS और LM वक्र के बारे में। इसकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे टॉपिक हैं सिलेबस में, IS LM मॉडल का राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों पर प्रभाव। ठीक है, ये हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में ये जो टॉपिक है हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।